हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राध्यांश क्लासेस। आज हम क्लास 8th का नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो इजी गोइंग तरीके से आपकी सॉल्व हो जाए। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा, कोई घुमा फिरा कर, कोई लॉजिक नहीं। डायरेक्ट का मतलब सिंपल, ठीक है, सीधा सीधा आंसर। अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो में, कि दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहा है, क्या प्रोपोर्शन आ रहा है, वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू है हमारे पास एक्स और वाई, तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर x किसी चीज़ का x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने शुगर, चीनी को किलोग्राम में उसकी कॉस्ट के साथ प्रोपोर्शन में शो किया है। सपोज 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट है हमारी 20 रुपीज़, तो 2 किलोग्राम की कितनी होगी? 40 रुपीज़। 3 किलोग्राम की 60 रुपीज़। तो इनका देखा जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें तो 1/20 ये हमारा प्रॉपर रेशो में है। 2/40 को अगर हम डिडक्ट करें तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 20 ज़ा 40, तो आ गया 1/20, सेम एज इट इज 3 1 ज़ा 3, और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो सेम एज इट इज 1/20। मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब वेट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर हम राइट टू लेफ्ट आए, जब वेट कम हो रहा है तो कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है जो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं है। तो उनके बीच में जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, दे आर ऑलवेज सेम, ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे? इसको हम लिखते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 एंड सो ऑन। अब जैसे यहाँ पर हमको क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है सपोज कि यही क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 2 किलोग्राम की 40, तो 5 किलोग्राम की कितनी होगी? तो हम इसमें अगर हम इसको x1 और इसको y1 माने तो इसको x2 और ये y2 हो जाएगा। सो द हाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। x1, यहाँ x1 कितना मान लिया हमने? 3, x2 हमारा हो गया 5, y1 इज इक्वल टू 60 एंड y2 हमको क्या करना है? फाइंड करना है। सो फॉर्मूला इज x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। नाउ पुट द वैल्यू। 3/y1 का मतलब हो गया हमारा 60 इज इक्वल टू x2 यानी कि 5, y2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। नाउ डिवाइडेड 20, सो 5 2 ज़ा 20 मीन्स 100 रुपीज़। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? y2 यानी कि जो कॉस्ट है 5 किलो चीनी की, 5 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम हो रही है। एक आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सो नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ना इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ती है, और x की वैल्यू अगर कम होती है तो y की वैल्यू भी कम होती है। बट इनवर्स, इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम होगी, या x की वैल्यू अगर कम हो रही है तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज हमारे पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं और कुछ बच्चे हैं। मेरे पास 20 टॉफ़ीज़ है। अब मुझे ये 20 टॉफ़ीज़ सब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और मेरे पास स्टूडेंट बस एक ही है बच्चा, तो मैं उस एक बच्चे को सारी 20 टॉफ़ीज़ दे दूँगी, ठीक है। अब इन एक बच्चे की जगह मेरे पास हो गई 2 बच्चे,
ठीक है, 2 चिल्ड्रंस आर देयर, बट टॉफ़ीज़ मेरे पास 20 हैं, तो मैं क्या करूँगी 10 टॉफ़ीज़ ईच स्टूडेंट को दूंगी। अब नाउ अब उसी की जगह 2 स्टूडेंट की 2 बच्चों की जगह अगर 4 चिल्ड्रंस हो जाते हैं, तो मुझे 20 को इक्वली डिवाइड करना है, तो 5 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करूँगी मैं एक स्टूडेंट में, एक चिल्ड्रन में। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जहाँ टॉफ़ीज़ कम हो रही हैं, पहले 20 थी टॉफ़ीज़, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, तो वहाँ स्टूडेंट बच्चे क्या है, बच्चे बढ़ रहे हैं। पहले 20 टॉफ़ी मैंने एक बच्चे को दी थी, फिर 10 टॉफ़ी 2 बच्चों में डिवाइड कर दी, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। अगर हम इसको x और इसको y माने, तो जब x डिक्रीज़ हो रहा है तो y इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो जब x इंक्रीज़ हो रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो वहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट में जो रेशो होता था x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है एक्स वाई का वो कांस्टेंट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ये। अब क्वेश्चन आएगा कि सपोज 20 टॉफ़ीज़ मैंने एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करी, तो 5 स्टूडेंट्स के बीच में 5 बच्चों के बीच में मैं 5 चिल्ड्रंस के बीच में मैं कितनी टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर वेरिएंट है हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं और डिफरेंट टॉफ़ीज़ हैं, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ भी डिफर है। तो व्हाट वी हैव टू डू, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 इसके नीचे x2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, y2 राइट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा y1। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू फाइंड करें इसी क्वेश्चन से, तो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और x2 क्या है हमें निकालना है, y1 कितना है 4, y2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करें वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। नाउ पुट द वैल्यू, x1 इज इक्वल टू 5, x2 हमको निकालना है, y2 इज इक्वल टू 5, y1 की वैल्यू है 4। ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू अपॉन डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 डिडक्ट हो गया तो आंसर इज 4। यानी कि जो हमारे जो 5 चिल्ड्रंस हैं हमारे, उनके बीच में कितनी टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हर एक बच्चे के बीच में 4 टॉफ़ीज़। ठीक है, इसी को अगर हम एक और एग्जांपल से सेट करें, अगर हमको एक रूम को वाइट वॉश करानी है, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 4 हैं। 4 वर्कर जब किसी काम को मिलकर 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, लाइक 4 वर्कर्स अगर लगे हैं तो एक एक ने एक एक दीवार पकड़ी, तो 4 वर्कर्स ने अगर 2 दिन में वाइट वॉश को फिनिश कर दिया, तो 2 वर्कर्स उस काम को ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दिन में कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर अंडरस्टूड द इन्वर्स प्रोपोर्शन ऑल्सो। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको वर्कर और वर्कर्स वाला बताया था, सपोज मेरे को किसी काम को 4 दिन में अगर 2 वर्कर करते हैं, 2 वर्कर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और मुझे अगर उसी काम को 2 दिन में फिनिश करवाना है, तो मुझे वर्कर्स कितने चाहिए होंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 2 वर्कर्स लगाते हैं किसी काम के लिए तो 4 दिन में कंप्लीट होता है, अगर हमको 4 दिन, अब हमको जल्दी ख़त्म करवाना है काम को, 2 दिन में ख़त्म कराना है, तो हमें वर्कर्स ज़्यादा ही तो चाहिए होंगे। तो लेट्स सी, अगर इसका आंसर ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स ये इन्वर्स है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ठीक है, सो इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको ये वहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ दिया नहीं जाएगा कि आपको जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपको खुद ही चेक करना है कि किसी काम को अगर 2 वर्कर्स 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो हमको उसी काम को अगर 2 दिन में फिनिश करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इट्स अ इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि जब काम की वैल्यू ज़्यादा है तो वर्कर्स कम चाहिए, वर्कर्स कम है, जब वर्कर्स हमारे पास कम है तो काम हमारा ज़्यादा दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और जब हमारे पास काम हमको कम दिन में ख़त्म करना है तो वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे। सो नाउ फाइंड इट, 4 अपॉन
x2 की जगह आ जाएगा 2, y2 अपॉन y2 की y1 की जगह 2. नाउ y2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2. सो द आंसर इज 4. तो हमको कितने वर्कर्स की नीड होगी? 4 वर्कर्स की नीड होगी. Okay, I hope students you all are understood the introduction part of chapter number 3. Now come to the exercise in my next video.